आए हैं देश को सुधारने। कम से कम शांति से बैठिए और दो नहीं तो महिला जैसे पीछे से चिल्ला रहे थी भुला जाइएगा, भुलाएंगे नहीं, घबराइएगा। इतना कमजोर दिमाग के नहीं। आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब देंगे, लेकिन आप धैर्य रख के भाई जिसको जगह नहीं है तो खड़ा हो जाइए, नहीं तो बाहर देख बैठे सुनिए। इतना आतुरता ये 2020 के जमाना में व्हाट्सएप देख के ही पूरा प्रभुत्व है। किताब कॉपी से बनाता रहा नहीं, गेस्ट पेपर पढ़ के या व्हाट्सएप से ही प्रबुद्ध के घोषित किए जाए। आए हैं सोच रहे हैं प्रशांत किशोर को घुट्टी पिलाए अब ताकि ठीक हो जाए। आप आए हैं इसलिए आपके साथ बैठे हैं। आप 2 घंटा समय निकालिए, आपकी बात से कुछ हम भी सीखेंगे। हमारा जो अनुभव है उसका भी आप लाभ उठाइए। उसके संदर्भ में अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं सुझाव दीजिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए। अगर सब सुनने समझने के बाद लगे कि नहीं ये समाज में एक प्रयास है जिसमें हमको कंधा लगाना चाहिए तो कंधा लगाइएगा, न लगे तो कहाँ चल रहा जिंदगी। आप समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, आपके कंधों पर विचार के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर समाज सही रास्ते पर रहे, इसकी थोड़ी बहुत जिम्मेवारी आप जैसे लोगों के कंधों पर होनी चाहिए। आप पूछ रहे हैं कि भैया बिहार में सुधार कैसे होगा, कोई किसान की समस्या बता रहा है, महिला अपनी सुरक्षा की बात कर रही थी, पीछे से खड़ा होकर कोई युवा बोला हमारी भागीदारी कितनी होगी। मेरे भाई बिहार की जो दुर्दशा है और आप जैसे लोग, जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं, हम जैसे लोगों के लिए ग्रीस में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इन्फीरियर्स। तो बिहार में जो अपने आप को प्रबुद्ध जन कहता है, आगे मत जाइए, आपके लिए ये सही बात लिखी गई है कि अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो बिहार में जितने प्रबुद्ध लोग हैं, ये समझता है हम इतना प्रबुद्ध हैं, हमको राजनीति से क्या लेना देना है, हम तो सबसे ऊपर हैं। तो आप या तो ड्राइवर में बैठ के भाषण करते हैं, कपियाते हैं, या कभी कभी अपने दोस्तों मित्रों के साथ बैठ के चर्चा करते हैं, या तो समाज ने आपको ढकेल के राजनीति से बाहर कर लिया, या आप खुद से ही राजनीति से अलग हो गए। नतीजा ये हुआ कि पिछले 30-40 सालों में, साहब सज्जन ने बताया, आजादी से पहले बढ़िया नेता लोग होते थे। तो भाई मेरे पिछले 30-40 सालों में जितने समझदार पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं वो राजनीति से किनारे हो गए या कर दिए गए। तो बचा जितना लंपट बदमाश माफिया, वही राजा बनकर आप पर हम पर शासन कर रहा है। और प्रबुद्ध आदमी बैठ के चर्चा कर रहा है सुधरेगा कैसे, ये सुधार का है नहीं रहा। अरे भाई शराब का माफिया अगर आपका मंत्री बनेगा तो आपके बच्चे को पढ़ाएगा नहीं, शराब का धंधा ही कराएगा। अगर आपने बालू माफिया को अपना वित्त मंत्री बनाया है तो पहले लूटेगा, आपकी चिंता नहीं करेगा। देखिए आपकी हमारी दुर्दशा, हमने आपने गलत आदमी को अपना राजा बना दिया, उसके बाद बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि आदमी गलती क्यों कर रहा और अपने आप को प्रबुद्ध बता रहे। इसीलिए ये मंच की स्थापना की गई है कि कम से कम जो विचार के स्तर पर, थोड़ा बहुत आचार और व्यवहार के स्तर पर भी जिनमें थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत समझ रह गया है, कुछ करने का जज्बा बच गया है, उनको इकट्ठा किया जाए। पीछे किसी ने पूछा विचार मंच की भूमिका क्या होगी। आपकी भूमिका चुनाव में ज्यादा नहीं है, पार्टी बनाने में आपकी भूमिका नहीं है, आपकी भूमिका चुनाव के बाद है, जिसकी नींव अभी रखी जा रही है कि कल होकर आप जीत कर आ भी जाएं तो आप आताताई ना हो जाएं, समाज से विमुख ना हो जाएं। इसके लिए जरूरी है कि जो विचारवान व्यक्ति हैं उससे जुड़े रहें और जो व्यवस्था बने उसमें आप जैसे सज्जनों का, आप जैसे लोगों के अच्छे विचारों का समावेश सरकार के बनने और उसके चलने में समाहित रहे। इसलिए आप जैसे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है।
ये जन के पूरे परिवार में विचार मंच संख्या के हिसाब से कोई बहुत बड़ा नहीं है। सारी बैठकें बापू सभागार में हुई है। विचार मंच का बैठक ही छोटे कमरे में हो रहा है, क्योंकि ये छोटा वर्ग है संख्या के नजरिए से। लेकिन समाज में अगर आप चाहें तो आपका प्रभाव बहुत बड़ा है, अगर आप चाहें तो। लेकिन आपका अपना जो सोच है, आप लोग ऐसे हैं, किसी ने खड़ा होकर पहले सवाल पूछा कि हम तो आपसे जुड़े हुए हैं, कैसे भरोसा करें कि आप हमको धोखा नहीं दीजिएगा। ये देखिए विचारवानों का प्रश्न है। अगर हमको आपको धोखा देना है तो खड़ा होकर कहेंगे कि हम आपको धोखा देने वाले हैं। इस सवाल का ना सर है ना पैर है। लोग पूछता है आप पर कैसे भरोसा करें, आप धोखा नहीं ना दीजिएगा। मान लीजिए कि हमको धोखा देना है, तो हम इतना बेवकूफ है कि खड़ा होकर कहेंगे कि धोखा देंगे। अरे भाई सब आदमी खड़ा होकर यही कहेगा कि नहीं हम धोखा नहीं देंगे। इसीलिए आपको ये बताया गया है कि जब शब्दों पर आपको भरोसा न हो तो कथनी को नहीं करने को देखिए। हम जो कह रहे हैं उसके आधार पर निर्णय मत लीजिए, जो हम कर रहे हैं उसको देखिए, समझिए, अपने अनुभव के कसौटी पर कसिए और ठीक लगे तब जुड़िए। हमारे कहने को तो हम हमेशा यही कहेंगे कि हम अच्छा ही करेंगे। दूसरी बात, जिनके मन में ये बात है कि भाई अगर पहले के प्रयासों से फायदा नहीं हुआ तो ये प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सही सवाल है। तो आप डॉक्टर के पास कभी गए होंगे जीवन में, कोई आपका बच्चा अगर बीमार पड़ गया, भगवान ना करे किसी का बच्चा बीमार पड़ जाए, कोई उसको लाइलाज बीमारी हो जाए, डॉक्टर के पास आप जाते हैं और एक दवा है जिस पर एक्सपायरी लिखा हुआ है, ये दवा का एक्सपायरी डेट होता है, दवा खत्म हो गया, उसका कोई लाभ नहीं है। और डॉक्टर साहब बताते हैं कि जो दवा अभी तक हम कर रहे थे वो तो एक्सपायर्ड है, उसका कोई अब लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन एक दवा मार्केट में अभी आया है, अभी ट्रायल में चल रहा है, गारंटी नहीं है कि लगाएंगे तो ठीक ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप अनुमति दें तो हम आपके बच्चे को देकर देख सकते हैं, संभव है 50% शायद काम कर जाए। तो आप क्या कहिएगा, जो दवा फेल हो गया उसको दीजिएगा, आपकी जो नई दवा बाजार में आई है जिसमें 50% काम करने की संभावना है उसको दीजिएगा। तो भैया जो पहले से दल यहाँ है वो सब एक्सपायर्ड फेल दल है। आज जब आप बना रहे हैं इसमें 5% हो सही हो, लेकिन 5% तो संभावना है कि शायद ठीक हो जाए। तो निर्णय आपको करना है कि 100% फेल वाले के साथ रहना है, आकि जिस सब में 5-10% संभावना है भाई, हम 100% संभावना की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 5% भी संभावना है तो बिहार के हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए। क्यों? आपके पास पहले से विकल्प जो है वो तो सब जीरो है। अरे किसी दूसरे राज्य में अगर कोई नया प्रयास होता तो एक बार को जनता ये सोचती कि जो पहले से चल रहा है इससे अच्छा कोई होगा कि नहीं। बिहार में तो इतना गर्त में है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो जो विकल्प मिल रहा है इससे तो बढ़िया होगा जो पहले से 30 बरस से चल रहा है। तो इस पर दिमाग मत लगाइए कि इसमें कितना सफलता मिलेगी। सफलता इसमें उतनी ही मिलेगी जितना समाज ईमानदारी से इस सफलता को के पीछे अपनी ताकत और बुद्धि लगाएगा। प्रशांत किशोर के कहने से कुछ नहीं होगा। आप फिर देखिए जितने प्रबुद्ध लोग हैं, ज्यादातर लोगों ने सवाल किया आपका दल, आप अपने दल में हिस्सेदारी कितना दीजिएगा, पुराना कार्यकर्ता नया कार्यकर्ता को कैसे कीजिएगा, महिला की सुरक्षा के लिए क्या कीजिएगा। अरे भाई हमारा तो कोई दल ही नहीं है। आपकी मानसिक गुलामी का असर देखिए, आपको ये विश्वास ही नहीं है कि कोई ऐसा दल बन सकता है जो किसी एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक जाति विशेष का नहीं, बिहार के लोगों का दल है। 2 तारीख को जब दल बनेगा तो प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, उसका नेतृत्व प्रशांत किशोर नहीं करेंगे। वो बिहार के वो सारे लोग जो ये नई व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं
वो लोग मिलकर दल बना रहे हैं और मिलकर ही उसका संविधान, उसका नेतृत्व तय करेंगे। प्रशांत किशोर की भूमिका क्या है? प्रशांत किशोर की दो भूमिका है। एक भूमिका जो हमने तय की हुई है पहले से, समाज को जगाने समझाने का काम। आप चाहे जितना बड़ा दल बना लीजिए, जितना एजुकेशन के लिए, उद्योग के लिए, कृषि के लिए, मजदूर के लिए, महिला के लिए कार्यक्रम बना लीजिए, वो कार्यक्रम तब न लागू कीजिएगा जब समाज उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करके वोट करेगा तब ना आपका ज्ञान काम में आएगा। तो हमारी पहली जवाबदेही है कि गांव गांव में जाकर जो 2 साल से कर रहे हैं वो आगे भी वैसे ही करते रहे। अभी आपसे मुखातिब हैं, अभी हम 6 बजे सुबह पहुंचे हैं, दिन रात कल पूरा दिन सुपौल में पैदल चल के रात में गाड़ी से यहाँ आए हैं आपसे मिलने के लिए। यहाँ खत्म करेंगे फिर जाकर पैदल ही चलेंगे। तो 2 अक्टूबर को दल बनेगा। 2 अक्टूबर के बाद भी प्रशांत किशोर जो पहले कर रहे थे वही करेंगे, पैदल ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि दल बन गया तब हम पटना में बैठ के दल चलाने लगेंगे। दल को वो लोग चलाएंगे जिनको सब लोग मिलकर चुनेगा। दल का जो नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व चुना जाएगा, वो लोग दल चलाएंगे। प्रशांत किशोर की भूमिका ये है कि बिहार में गांव गांव जाकर लोगों को बताया जाए, समझाया जाए कि क्या करने से उनका और उनके बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। जो काम हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं वही काम हम 2 अक्टूबर के बाद भी करेंगे। जिस दिन वोट हो रहा होगा, जी इसको भी नोट कर लीजिए, जिस दिन 25 में वोट भी हो रहा होगा उस दिन भी प्रशांत किशोर वोट नहीं मांगेंगे। गांव में चल रहे हैं, गांव में चलते ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी हमारी भूमिका ये है कि 2 अक्टूबर को दल बन गया तो बहुत लोगों का ये मानना है भैया बिना आपके तो होगा नहीं। हमारी पहचान क्या है कि भाई ये किसी दल को, नेता को सलाह देते हैं और वो आदमी, वो दल चुनाव जीत जाता है। तो बिहार में अभी क्या है, दल नहीं है, तो 2 तारीख को दल बन जाएगा और प्रशांत किशोर 2 तारीख के बाद उस दल के रणनीतिकार हो जाएंगे। अब उस दल को चुनाव लड़ाने का जिम्मा, ठेका जो है वो प्रशांत किशोर ने ले लिया। तो हमारी भूमिका 2 है, समाज के स्तर पर लोगों को जगाना, समझाना, और वो निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आपको हम सहभागी बनाना चाहते हैं। वो एक निरंतर प्रक्रिया है, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। आज भी 2 बरस से चल रहे हैं, जरूरत पड़ेगी आगे 5 बरस भी चलेंगे, 6 बरस भी चलेंगे। जब तक बिहार की जनता के मन पर जमा हुआ काई साफ नहीं होता है तब तक ये प्रयास जारी रखेंगे। दूसरा, जब राजनीतिक संगठन बन गया तो राजनीतिक संगठन किसी भी दूसरे दल के मुकाबले व्यवस्था से, राजनीतिक सोच से, प्रबंधन से, चुनाव लड़ने के तरीके में किसी से पीछे न रहे, इसके लिए उस दल के राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका भी प्रशांत किशोर की होगी। और आप ये निश्चित जानिए कि अगर जदयू जैसे दल को हम सुझाव देकर जितवा सकते हैं, ममता बनर्जी को जितवा सकते हैं, तो जन सुराज भी हारेगा नहीं। बहुत आदमी कह रहा है कि खुद चुनाव जीतना और दूसरे को चुनाव जितवाने में फर्क है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अरे लोग कहता है कहीं तो अरविंद केजरीवाल को जिताए हैं, ममता को जिताए हैं, स्टालिन को जिताए हैं, जगन को जिताए हैं। यहाँ तो अपने जीतना है, अपने हमको यहाँ भी नहीं जीतना है। वहां पर टीएमसी को जिताए हैं, बिहार में जदयू को जिताए थे, दिल्ली में आपको जिताए होंगे, तमिलनाडु में डीएमके को जिताए होंगे, बिहार में जन सुराज को जिताएंगे। उसमें फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। फर्क तो आपके दिमाग में है। पहले भी दल को सुझाव दे रहे थे, अभी भी दल को सुझाव दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। अब आप लोग जो ये सोच रहे हैं कि भाई जन सुराज कैसे बिहार को सुधारेगा, वो महत्वपूर्ण सवाल है। किसी ने शुरू किया, भाई साहब हमारे संविधान सभा में जुड़े हुए हैं, इनका सवाल ठीक है कि हम इस आंदोलन में जुड़े, अन्ना के आंदोलन में जुड़े, बीपी सिंह के आंदोलन में जुड़े, किसी से फायदा नहीं हुआ तो जन सुराज से कैसे फायदा हो? बात तो ठीक है,
यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का सवाल उठाते हैं। मेरे भाई, मेरा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। प्रशांत किशोर का, जन सुराज का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। पिछले 2 वर्ष में हमने कोई आंदोलन नहीं किया है। हम धरने पर नहीं बैठे हैं, ऑफिस का घेराव नहीं किए हैं, बौद्ध धरना प्रदर्शन नहीं किए हैं, गांधी मैदान को नहीं भरे हैं, किसी का मदद नहीं किए हैं, किसी का विरोध नहीं किए हैं। चुपचाप खाली गाँव में 10, 15, 20 आदमी के साथ पैदल चल रहे हैं। आंदोलनों में हमारा यकीन नहीं है। क्यों नहीं है? मानव सभ्यता के इतिहास को आप जाकर पढ़िए। बिहार में नहीं, देश में नहीं, पूरे दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस की क्रांति को अगर अपवाद के तौर पर हटा दिया जाए तो दुनिया में आज तक किसी भी आंदोलन से सृजन का, समाज के सृजन का कोई काम नहीं हुआ है। आंदोलन सृजन का हथियार है ही नहीं। ये आपके मन में भ्रम है। आंदोलन तेज हथियार जैसा है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, उससे पौधे को पेड़ नहीं बना सकते। लोग कहता है बिहार में कि जेपी का आंदोलन हुआ उससे नहीं सुधरा। अरे आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आप जेल गए, आपने उसको पढ़ा नहीं। जेपी के आंदोलन में, आपके त्याग में इतनी ताकत थी कि इंदिरा जी की सत्ता खत्म हो गई। इंदिरा जी को सत्ता से हटा दिया गया, लेकिन उस आंदोलन में बिहार के सृजन का, बिहार के समाज को बनाने का कोई विजन, कोई प्रयास नहीं किया गया था। अन्ना के आंदोलन से यूपीए सरकार हट गई, नई सरकार नहीं बन सकती है। तो ये ध्रुव सत्य जान लीजिए, पूरे दुनिया में किसी भी आंदोलन से समाज का सृजन नहीं हो सकता है। तो जन सुराज आंदोलन नहीं है। ये नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए नहीं है, ये लालू जी को सत्ता से रोकने के लिए नहीं है। ये बिहार में नई व्यवस्था बनाने का प्रयास है, जिसमें धीरज चाहिए। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष का प्रयास लगेगा। ये एक दिन में धरना प्रदर्शन करने से नहीं होगा। बिहार का पतन किसी आंदोलन से नहीं हुआ है और इसका सृजन भी किसी आंदोलन से नहीं हो सकता है। बहुत आंदोलन कीजिएगा, गांधी मैदान भर दीजिएगा, नीतीश कुमार हट जाएंगे, उसके लगे आप बैठ जाइएगा, हम बैठ जाएंगे, उससे क्या होगा? उससे बिहार सुधर जाएगा? सारा बिहार अगले दिन ईमानदार हो जाएगा? हम गांव में जाते हैं, जो आदमी सबसे पहले हल्ला करता है कि भैया बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है। हम हर सभा में कहते हैं कि 2 वर्ष पहले मुखिया के चुनाव में 500 रुपया लेकर वोट दिया आपने, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिया आपने, दूध को पाउच पर वोट का सौदा किया आपने। आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। आप बताइए कैसे सुधार दीजिए? प्रशांत किशोर बैठे कि आप बैठ जाइए? बिहार तब सुधरेगा जब समाज में कम से कम 2-3% लोग, ज्यादा नहीं, साइंस बताता है कि अगर 2% लोग, समाज में 2% लोग बदलाव के लिए समुचित तौर पर ईमानदारी से तैयार हो जाएं तो कितने से बड़ा परिवर्तन भी लाया जा सकता है। सिर्फ 2% लोग चाहिए, उतना आदमी भी नहीं मिल रहा। बिहार में 2% आदमी मतलब कितना होगा? 25 लाख। 25 लाख लोग अगर बिहार में संकल्पित हो जाए तो बिहार में परिवर्तन नहीं आएगा। 2% लोग, ये पूरे दुनिया का विज्ञान बताता है कि समाज में परिवर्तन और सृजन लाना है तो 2% लोगों को कम से कम तैयार होना है। तो जन सुराज अभियान में ये प्रयास है कि गांव-गांव जाकर कम से कम 100 में 1-2 ऐसा आदमी जरूर निकले जो कि ईमानदारी से इस व्यवस्था को सुधारने में कंधा लगाना चाहता है। और उस नजरिए से आप जैसे विचारवान लोगों का योगदान है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को जोड़ने में, चिन्हित करने में, उनको सक्रिय करने में हमारी मदद कर सकते हैं। दूसरा किसी ने सवाल, जो 3 सवाल आपके मन में हैं जो मैं आपने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। आखिर प्रबुद्धों की जो भागीदारी है वो राजनीति में है क्यों? वो 3 वजह से नहीं।
ज्यादातर लोग बिहार में ऐसा समझते हैं या आपको समझा दिया गया है कि अगर राजनीति आपको करनी है तो आपके पास जाति की संख्या होनी चाहिए, आपके जाति के बहुत लोग रहने चाहिए। दूसरा बताया जाता है कि आपके पास बहुत पैसा धन होना चाहिए। तीसरा कुछ लोगों को लगता है कि आपके पास बाहुबल होना चाहिए। बिहार में बाहुबलियों की बहुत चलती है। अब इन तीनों प्रश्नों के इस मिथ को आप समझिए, ये मिथ पहले बनाया क्यों गया है, और फिर इन तीनों का आपको जवाब भी देंगे और आपको समझ में आएगा कि तीनों फर्जी बात है। आप लोग कहते हैं कि बिहार में भैया बाहुबल के बगैर काम नहीं होगा। कोई साधारण मुखिया का भी चुनाव लड़ता है, आप में से कोई लोग सामाजिक एक्टिविस्ट हो गए तो कहता है भैया जान पर बहुत खतरा है। मुखिया में जीतने के बाद 4 गो 5 गो गन में लेकर चलता है। इसको तोड़ने के लिए जन सुराग में पहले दिन से आप सुनते हैं प्रशांत किशोर इतना बड़ा व्यवस्था लेकर चलते हैं, सैकड़ों लोग हमारे साथ रहता है वहां टेंट सिटी में, लेकिन इस पूरी व्यवस्था में आज तक आपने किसी एक सिपाही को नहीं देखा होगा हमारे साथ। 2 बरस से हम पैदल गांव-गांव चल रहे हैं, हमारे साथ एक सिपाही भी नहीं चलता है। हम गांव में ही रहते हैं, सवेरे में ही सोते हैं, और आज तक हमें किसी कुत्ते ने भी नहीं काटा है। ये आपके मन में भ्रम बैठा दिया गया है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा बाहुबल न हो तो आप राजनीति नहीं कर सकते। अगर आप मुखिया होने के नाते, अगर छोटे ग्राम स्तर के या ब्लॉक स्तर पर नेता होने के नाते आप पर जान का खतरा है, तो हमको तो लोग अभी तक तोप से उड़ा देना चाहिए था। हम तो सबके गांव में जाकर लालू, नीतीश, मोदी तीनों को ठोक रहे हैं, हमको तो कोई नहीं है वो पत्थर भी मार रहा है। ये आपके मन में भ्रम बैठा दिया गया। देखिए, जिसको समाज का नेतृत्व करना है, जिसको भी नेता बनना है, 3 चीज तो आपके पास होना ही चाहिए। पहला चीज, आपको बुद्धिमान तो होना ही चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, तभी समाज का नेतृत्व कर पाइएगा। दूसरा, आपके अंदर कोई ना कोई थोड़ा बहुत चरित्र होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, अच्छा हो खराब हो, चरित्र जरूर होना चाहिए। और तीसरा, आप में साहस होना चाहिए। अब बात को पूरा समझिए, अगर आप बुद्धिमान नहीं है तो भी काम चलेगा। अपना बुद्धिमान साथी को बैठा लीजिएगा, अगल बगल सलाहकार बुद्धिमान रहेगा तो काम आपका चल जाएगा। आप देखते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, नेता बन गया, उसका अगल बगल बढ़िया IAS और IPS सब बैठ जाता है, बड़े बड़े विद्वान उसको सलाह देते हैं, उसका नेतागिरी चलता है। चरित्र जो है, कैरेक्टर जो है, राजनीति में रिलेटिव है। आपका चरित्र खराब है, लेकिन अगर आपसे मेरा बहुत ज्यादा खराब है तो आपका अच्छा लगने लगेगा, उससे भी काम चल जाएगा। एक ही चीज है जिसके बगैर राजनीति नहीं हो सकती है, वो है साहस। अगर आपके पास गूदा नहीं है, साहस नहीं है, तो आप समाज का नेतृत्व नहीं कर सकते। अगर आपको किसी समूह का नेतृत्व करना है तो सबसे आगे ही चलना पड़ेगा। ये मान कर चलना पड़ेगा कि गोली लगेगी तो सबसे पहले हमको लगेगी। ये नहीं हो सकता है कि सैकड़ों के समूह में सबसे पीछे आप चलिए, भीड़ में छुपे रहिए, आप फिर सोचते हैं कि नेतृत्व भी हम ही करें। तो आप में अगर वो साहस नहीं है तो आप नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। समाज में बाहुबल का बहुत असर है, इसका ढाल मत बनाइए। दूसरी बात जो लोगों को बताई जाती है, धन बहुत चाहिए, पैसा नहीं है, कैसे राजनीति करें। हम आपको बता रहे हैं, इससे भी बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है। पैसा जो है ये पेट्रोल के जैसा है। अगर आपके पास गाड़ी है तो पेट्रोल लगेगा ही लगेगा, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी ही नहीं है तो कितना भी पेट्रोल, पूरा पेट्रोल टंकी भी आपको मिल जाए तो आप पेट्रोल के कनस्तर पर बैठकर कहीं नहीं जा सकते। सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी जिसके पास जनता का समर्थन है, उसके पास कहीं न कहीं से पेट्रोल का, पैसे का जुगाड़ हो जाता है। अगर वोट है तो नोट का जुगाड़ धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन नोट से वोट का गारंटी नहीं है। बहुत लोग कहता है भाजपा को बहुत पैसा है,
भाजपा के पास इसलिए बहुत पैसा है क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा वोट है। अंबानी के पास भाजपा से 100 गुना ज्यादा पैसा है, लेकिन उनके पास 20 करोड़ वोट का गारंटी नहीं है। दूसरा आप समझिए, आपको ये क्यों लगता है कि पैसा के बगैर राजनीति नहीं होगा? आप जिन नेताओं को देखते हैं आपको लगता है तो बड़ा बड़ा गाड़ी से चल रहा है, लोग सैकड़ों लोग आगे पीछे चल रहे हैं, इसमें पैसा लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा, एक बार अपनी बुद्धि पर जोर दीजिए, जिसको भी आपने नेता आज तक देखा है बिहार में या देश में, जिस दल का हो, जिस विचारधारा का है, जिस दिन वो आदमी नेता बना, जिस दिन समाज ने उसको नेता बनाया, वो आदमी पैसा वाला नहीं था। लालू जी को जब बिहार में नेता बनाया तब लालू जी टाटा बिरला के लड़के नहीं थे। जब ममता बनर्जी को बंगाल ने नेता बनाया, ममता बनर्जी करोड़पति की लड़की नहीं थी। जब नीतीश को यहाँ नेता बनाया गया तो नीतीश कुमार किसी धन्ना सेठ के लड़के नहीं थे। मुलायम सिंह, कांसीराम, किसी को देश में जिसको आप नेता मानते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जिस दिन जिस समय कालखंड में उनको नेता बनाया गया तब वो पैसे वाले नहीं थे। नेता बनने के बाद लूट कर पैसा वाला हो गए, वो अलग बात है। तो ये आप भ्रम मत पालिए कि पैसा नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते। और तीसरा और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बिहार में, लोग यहाँ पर मर जाएगा लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं करेगा। ये भैया जाति से कैसे निपटिएगा? जाति को तो तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो इसको इसी का जवाब देकर बात अपनी खत्म करेंगे, फिर आपका सवाल लेंगे। ये कितनी बड़ी सच्चाई है कि जाति पर ही सब वोट पड़ता है। तो आप इस बात को समझिए, जाति समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है और समाज के अन्य विषयों के जैसा जाति का भी प्रभाव राजनीति पर है। लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। जाति एक सच्चाई है, एकमात्र सच्चाई नहीं है। अब ज्यादा आदमी इसको मानेगा नहीं, तब आगे जब सुराज इसको कैसे निपटेगा उसको छोड़ दीजिए। पहले इसको क्या हुआ है जातियों को लेकर 20 साल में बिहार में, उसको आप देख लीजिए। 1984 में इसी बिहार में पूरे राज्य में कांग्रेस की बड़ी बहुमत, कांग्रेस को बहुत बड़ा बहुमत मिला। राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत बड़ा विजय यहाँ उसको हासिल हुआ। आप लोगों से पूछेंगे कि भाई आप लोग तो प्रबुद्ध लोग हैं, बताइए कि राजीव गांधी के कांग्रेस को 1984 में बिहार में इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली? ज्यादातर लोग बताएंगे कि भैया वोट राजीव गांधी को नहीं मिला। वो जो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई उससे जो सहानुभूति की लहर बनी, उसमें लोग जात पात भूलकर सब जाकर कांग्रेस को वोट दिया। इस बात को आप लिख लीजिए, इंदिरा गांधी की मृत्यु और कांग्रेस का जीतना। दूसरा फिर आपसे पूछेंगे कि भैया ये बताइए 84 में तो इंदिरा गांधी का मृत्यु हुआ था, 1989 में बीपी सिंह के नेतृत्व वाला जनता दल कैसे जीत कर आ गया? बीपी सिंह के जाति के तो 2-3% लोग ही बिहार में रहते हैं। आप में से प्रबुद्ध लोग बताएंगे कि भैया वो बीपी सिंह को वोट खाली नहीं पड़ा, बोफोर्स इतना बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार, कि बोफोर्स के नाम पर लोगों ने कहा, भाई साहब नारा बता रहे थे, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, और सब लोग जाकर बीपी सिंह को वोट दे दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर पूछेंगे अच्छा भैया 2014 में बिहार में क्या हुआ? भाजपा को अचानक से इतनी ज्यादा सीट कैसे मिल गई? आप बताइएगा भैया, भाजपा का बिहार में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो लालू नीतीश ही बड़े नेता हैं, लेकिन 14 में जो मोदी जी का लहर चला तो समझिए कि समाज का हर वर्ग नरेंद्र मोदी के नाम पर जाकर भाजपा को वोट दे दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ? भाजपा को 40 में 39 सांसद कैसे जीत गया? आप जैसे होशियार लोग बताएंगे भैया 19 में बहुत कांटे का मुकाबला था, एक एक सीट पर लड़ाई था।
लेकिन जो पुलवामा हुआ ना, अरे बाप रे बाप, पुलवामा के बाद घर घर से आदमी जाकर मोदी को वोट दे दिया। इन चारों बातों को आप कागज पर लिखिए और लिखकर एक बार पढ़िए। 1984 एक घटना है, एक बड़े नेता की मृत्यु और उस मृत्यु से बनी हुई सहानुभूति की लहर। 1989 में एक विषय है बोफोर्स भ्रष्टाचार और उसके खिलाफ बना हुआ लहर। 2014 एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, उसकी बनाई हुई लहर। 2019 राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रवाद का मामला और उससे बनी हुई लहर। ये आपको क्या दिखाता है? अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई घटना, अगर कोई विषय, अगर कोई विचारधारा समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा। आगे करेगा कि नहीं छोड़ दीजिए, पीछे करता रहा। अब बीच में कई चुनाव का आपको हमने उदाहरण नहीं दिया। आपको क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? इसलिए कि बीच के कई चुनावों का हमने जिक्र नहीं किया, 4 ही का किया। तो जब समाज में ऐसे चुनाव के समय कोई विचार नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई घटना नहीं, तो पत्रकार कहता है कि चुनाव लोकल मुद्दा पर हो रहा है। तो समाज को ये लगता है कि दोनों लड़ने वाला तो एक जैसा दिख रहा है, तो चलो भाई अपने जाते वाले को दे देते हैं। तो जिसको आप कहते हैं लहर नहीं था, लहर वाला इलेक्शन नहीं था। इसमें बहुत सारे लोग पत्रकार बैठे, न मानेंगे, कहेंगे ना ये तो लोकसभा का न उदाहरण दिए थे, विधानसभा में तो जाते चलता है। तब आप विधानसभा का एक उदाहरण सुन लीजिए। 2010 में नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन को बिहार में 206 सीट आया। तब भाजपा में नरेंद्र मोदी की इतनी चलती नहीं थी। तब भाजपा में सुशील मोदी थे, नरेंद्र मोदी नहीं थे बिहार के नजरिए से। नीतीश जी के नाम पर भाजपा के साथ उनको 206 सीट आया। सामने से मुकाबला था लालू जी, रामविलास जी और कांग्रेस, तीनों एक साथ थे। फिर भी एनडीए को 206 सीट आया। वही गठबंधन फिर 2020 में चुनाव लड़ा विधानसभा का। इस बार नीतीश बाबू के साथ साथ नरेंद्र मोदी की भी ताकत थी, अमित शाह भी थे, भाजपा का बढ़ा हुआ प्रभाव भी था, राम मंदिर भी था, सब था। और सामने से लालू जी नहीं थे, तेजस्वी थे। कांग्रेस भी 2009 के मुकाबले कमजोर हुई थी और रामविलास पासवान जी का दल भी उस गठबंधन में नहीं था। इसके बावजूद उस गठबंधन को 125 सीट आने में दम निकल गया। क्या हुआ? एनडीए को वोट देने वाला सब जाति चला गया बिहार छोड़कर? नहीं, ये इसलिए फर्क हुआ कि नीतीश बाबू के पहले टर्म को बिहार के सामान्य लोग मानते हैं कि पहले 5 साल बहुत अच्छा काम हुआ था। अब काम भी था और जातियों का समीकरण भी था, तो 206 सीट जीते। और जब 2020 में चुनाव लड़ने आए तो काम नहीं था, खाली जाति का समीकरण था, तो 125 सीट भी नहीं आया। लोग इससे भी नहीं माने ना, यही तो विधानसभा है, गांव गांव में तो पड़ता ही है कि जाति के नाम पर हो। आपको एक अंतिम आंकड़ा दे रहे हैं। पिछले चुनाव में बिहार में 82% मुखिया लोग चुनाव हारे और करीब करीब 90% वार्ड सदस्य चुनाव हार गए। क्यों हारा? ये नल जल में जो घोटाला हुआ, घर घर में जो चर्चा हुआ कि नल जल में बड़ा घोटाला हुआ है, इसके वजह से 90% वार्ड सदस्य और 82% मुखिया लोग चुनाव हारे। अगर सिर्फ जाति ही फैक्टर होता, पैसा और मुर्गा भात ही फैक्टर होता, तो 80% सिटिंग मुखिया चुनाव हारता कैसे? कैसे हारता आप बताइए। और एक अंतिम बात समझ जाइए, मान लीजिए कि हमारे कितना भी कहने पर आप नहीं मानते हैं, आपको लगता है ना भैया वोट तो जाते पर पड़ेगा, तो आप ऐसे समझिए अगर आपको राजनीति के जरिए समाज का अगुवाई करना है तो आपके पास ये विकल्प नहीं है
कि समाज में सब कुछ सुधर जाए तब आप आइएगा नेतागिरी करने। जाति न रहे, धन बल न रहे, बाहुबल न रहे, तब आएंगे। अरे भाई तो जाति कभी खत्म होगा ना, कभी आप राजनीति में आइएगा। और अगर कोई राजनीति में, अगर समाज से कोई जाति खत्म कर दे तो फिर आपकी जरूरत क्या है? उसी आदमी को नेता रहना चाहिए। अगर किसी के प्रयास से धन बल बाहुबल का प्रभाव खत्म हो जाए तो उसी आदमी को समाज का नेतृत्व करना चाहिए। आपको क्यों होना चाहिए? आप जो घर में बैठे हैं सोच रहे हैं कि सब सुधर जाएगा तब चलेंगे, तो जब सब सुधर जाएगा तो आपके आने की जरूरत क्या है भाई? तो ये भ्रम मत पालिए। अगर आपको काम करना है, समाज का नेतृत्व करना है, छोटे बड़े जिस रोल में भी करना चाहते हैं, तो समाज की जो कमियां हैं और समाज की जो ताकत है, दोनों को समझकर उसका समायोजन करके ही आपको उसका नेतृत्व करना है। समाज एकदम अच्छा हो जाएगा तब हम राजनीति करने आएंगे, ऐसी सोच रखना ठीक नहीं है। अब दो चार लोगों ने सवाल किया धन स्वराज के में कार्यकर्ताओं के स्थान पर,